आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मौजूदा आम इंतखाबात में भी अब किसी जंग में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। ये इंतखाबात सियासी पार्टियों, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इंतखाबात को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। और जब सब कुछ जायज हो, फिर भले ही एक ऐसे शख्स पर कीचड़ उछाला जाए जो जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। हालिया दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को बदनवान नंबर 1 बताया था, जिस पर सियासत गर्म है। वहीं कांग्रेस ने इस मुतनाज़ा बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि अगर पीएम मोदी राजीव गांधी की बात करते हैं तो करें, लेकिन मोदी जी रफाल घोटाले और अपने झूठे वादों के बारे में भी आवाम को बताएं। आखिर इस तरह की सियासत क्यों हो रही है, या जैसे जैसे इंतखाबात अब इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में सियासी पार्टियों ने अपना एजेंडा बदला है, या खासतौर से क्या इश्यूज को छुपाने के लिए बीजेपी इस तरह की सियासत कर रही है? आज प्राइम डिबेट में इन्हीं तमाम इश्यूज को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आईएनएस विराट एक खास द्वीप पर रुका। राजीव गांधी के साथ उनकी ससुराल वाले भी शामिल थे। आम इंतखाबात में इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर शबाब पर है। हिज़्ब इक़्तिदार और अपोजिशन के दरमियान बयानबाजियों का दौर दौरा है। सियासी पार्टियों, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इंतखाबात को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। हालिया दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को बदनवान नंबर 1 बताया था, जिस पर सियासत गर्म है। अब बीजेपी ने गांधी परिवार पर आईएनएस विराट के गलत इस्तेमाल का इल्जाम भी लगाया है। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे, भाइयों और बहनों, आईएनएस विराट उस समय समुद्री सीमाओं की रखवाली के लिए तैनात था, लेकिन उसे छुट्टियां मनाने जा रहे गांधी परिवार को लेने के लिए भेज दिया गया। उसके बाद उनके पूरे कुनबे को लेकर आईएनएस विराट एक खास द्वीप पर रुका। 10 दिन तक रुका रहा। भाइयों और बहनों, राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने वालों में उनकी ससुराल वाले भी शामिल थे। कांग्रेस ने इस मुतनाज़ा बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया। साथ ही राहुल ने कहा कि पीएम मोदी राजीव गांधी की बात जरूर करें, लेकिन मोदी जी रफाल घोटाले और अपने झूठे वादों के बारे में भी लोगों को बताएं। किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी सरकार की होती है। प्रधानमंत्री जब तक प्रधानमंत्री होता है वो सिर्फ प्रधानमंत्री होता है। वो चाहे छुट्टी पे जाए या सरकारी काम से जाए, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राजीव गांधी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी थी, फौज की जिम्मेदारी थी। लेकिन यह भी इतिहास की एक सच्चाई है कि 42 के अंदर अटल जी ने हलफनामा दिया था और फ्रीडम फाइटर्स को जेल भेजा था और खुद घर चले गए थे। आम इंतखाबात के 5 मरहले मुकम्मल होने के बाद बहुत हद तक बीजेपी ने अपना सियासी एजेंडा तब्दील किया है। यही वजह है कि बीजेपी छठे मरहले से पहले राजीव गांधी के नाम पर सियासत कर रही है। यानी जो बात नेहरू इंदिरा से शुरू हुई थी वो अब राजीव गांधी तक पहुंच गई है। सवाल ये उठता है कि आखिर इंतखाबात में गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? क्या ये बीजेपी की जरूरत है या सोची समझी सियासत का हिस्सा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आम इंतखाबात में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म यानी राजीव गांधी पर सियासत क्यों हो रही है? क्या वाकई में बीजेपी
का एक कोई एजेंडा है या जानबूझकर इसे चुनाव में बीजेपी लेकर आ रही है, या बीजेपी की एक जानी सोची समझी सियासत का यह हिस्सा है, जिस तरह से राजीव गांधी को चुनाव के आखिरी 2 हिस्सों में इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार उस पर एक तरह से बयानबाजी हो रही है। हालांकि अब कांग्रेस भी हमलावर हुई है और कांग्रेस ने भी अब पलटवार किया है और कांग्रेस की तरफ से चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या दूसरे जो कांग्रेस के लीडरान हैं, वो लगातार अब इसका जवाब दे रहे हैं। आज प्राइम डिबेट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनाव में और इन इंतखाबात में राजीव गांधी को बीजेपी ने क्यों घसीटा, क्या कुछ मजबूरी है बीजेपी की, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त अजय उपाध्याय जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। विद्या चौहान जी स्पोक्स पर्सन है एनसीपी की, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ी हुई हैं। कुछ देर में दूसरे लीडर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस डिबेट में। जो मेहमान और पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। सबसे पहले मैं डॉक्टर राजवीर शर्मा जी आपसे ही समझना चाहूंगा कि चुनाव चल रहे थे और 5 फेजेस चुनाव के मुकम्मल हो गए, अब 2 फेजेस और बचे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से चुनाव में अचानक राजीव गांधी की एंट्री होती है, इस एंट्री को कैसे देखा जाए? मुझे लगता है कि सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव को संचालित और मोड़ देने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस ने अब तक जो चुनाव लड़ा उसमें उन्होंने भी कभी अपने कांग्रेस की वंशावली को नहीं लाए थे। मुझे लगता है कि ये जो चुनाव में राजीव गांधी के ऊपर चर्चा शुरू हुई है, ये उस समय शुरू हुई जब कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, यहाँ तक के प्रियंका गांधी जी ने भी ये कहना शुरू किया कि कांग्रेस वो पार्टी है जो नेहरू की पार्टी है, जो इंदिरा की पार्टी है, जो राजीव गांधी की पार्टी है, और ये जो लोग हैं ये सब सारे चोर हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो दूसरे विरोधी दल हैं जो इस समय काम कर रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार की वंशावली को यहाँ शुरू किया, तो दूसरे लोगों ने उस वंशावली पे, उन पूर्वजों पर सवाल उठाने शुरू किए कि जिनको आप इतना गर्व के साथ कह रहे हैं, उनके जो इतिहास के पन्ने हैं वो इतने सफ़ेद नहीं हैं, वो उसमें भी कुछ कालापन है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने 2 चीज़ों पर चूँकि बहुत ज़्यादा जोर दिया। एक तो कांग्रेस को भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाली पार्टी वो हमेशा से बताते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने जो देश है उसके साथ न्याय नहीं किया है। न्याय के ऊपर उनके बहुत सारे बयान आए हैं कि अब होगा न्याय, तो वो कह रहे हैं अब होगा न्याय, दूसरे कहते हैं कि अब तक क्या न्याय नहीं हुआ था, अन्याय हुआ था। तो इस प्रकार से जो बयानबाजी है वो लगातार विरोधी पक्ष के जो दल हैं वो भी और जो सत्ताधारी पक्ष का कहना है वो भी, वो लगातार इस चीज़ को ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार को लेकर के ही एक प्रकार का नई बहस नई बहस छिड़ी है। बिल्कुल। आज उपाध्याय जी, जो बात यहां पर डॉक्टर राजवीर शर्मा जी कह रहे हैं कि बयानबाजी आखिर शुरू कहां से हुई ये देखना होगा। जिस तरह से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने बयानबाजी शुरू की, इंदिरा गांधी, नेहरू और उसके बाद राजीव गांधी का जिक्र आया, कहीं ना कहीं उसका जवाब अब बीजेपी दे रही है। ये बहाना बनाना बहुत अच्छा से जानते हैं, कहानी बनाना भी बहुत अच्छा से जानते हैं, और झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, निरंतर झूठ बोलना प्रधानमंत्री जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी आज, किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पर, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य का आज इशू पूरे देश में है, इन मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। इसलिए लगातार खुद पहले अपने आप को गाली देते हैं और उसके बाद चिल्लाते हैं कि ये तो देखो ना कांग्रेस वाले गाली दे रहे हैं। ये इनका बहाना हो गया है, क्योंकि 5 वर्षों में जो मुद्दे थे जिन पर ये चुनाव लड़ने की बात किया था उन्होंने, और जिन वादों को किया था वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। चाहे वो आपने देखा होगा, चाहे वो काला धन लाने की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी दूर करने की बात हो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, जब वो सारे मुद्दे नहीं इनको सूट कर रहा है तो अब ये बहाना बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। INS विक्रांत की बात है,
मैं जरूर उस पर चर्चा आप करना चाहूंगा 2 सेकंड आपके साथ, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, कि एक ऑफिशियल टूर भारत सरकार की थी और ऑफिशियल टूर पर प्रधानमंत्री का क्या जाना, उनकी सिक्योरिटी का क्या, सेना का के द्वारा सिक्योरिटी देना क्या गलत है? वही टूर है और वही लक्षद्वीप के तरफ से बात है जो बाद में उन्हीं कारणों से उनको जो है अपनी जान भी गंवानी पड़ी आतंकवादियों के उसके कारण। याद होगा श्रीलंका की जो लड़ाई थी और श्रीलंका में जो सैनिक कार्रवाई हुई थी उसके कारण क्या क्या बातें आई। ये उस समय किसकी सरकार थी जब हमारे प्रधानमंत्री जी का सिक्योरिटी जो है, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई। बीपी सिंह जी की सरकार थी और भाजपा के लोग उस सरकार को सपोर्ट कर रहे थे जिन्होंने, ठीक है, लेकिन अजय उपाध्याय जी तो बीजेपी तो कांग्रेस को चैलेंज कर रही है कि राजीव गांधी के नाम पर चुनाव लड़कर दिखाए कांग्रेस। एक तो दिवंगत नेता के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, उनकी अंतरात्मा को कहीं ना कहीं अजय उपाध्याय जी राजनीति हो, और जब अजय उपाध्याय जी बीजेपी तो चैलेंज कर रही है, पीएम मोदी चैलेंज कर रहे हैं कि कांग्रेस राजीव गांधी के नाम पर चुनाव लड़कर दिखाए, चुनाव लड़े राजीव गांधी के नाम पर। आवाज थोड़ी आपकी नहीं आ रही है, आवाज धीमी आ रही है। पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आवाज थोड़ी बढ़ा दी जाए आपकी। बिल्कुल सुन पा रहे मुझे अजय उपाध्याय जी? एक बात प्रश्न मैं सुनना चाह रहा हूं। अजय उपाध्याय जी मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर रॉली मिश्रा तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गई हैं। रॉली मिश्रा तिवारी, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं विद्या चौहान जी आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह की सियासत हम देख पा रहे हैं, अभी 2 फेजेस चुनाव में और बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं उसे कैसे देखा जाए? जी देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आदमी जो पंतप्रधान पद के ऊपर बैठा है, प्रधानमंत्री होने के बावजूद इस तरह से अगर वो राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी के बारे में इस तरह से बोलते हैं, इनको अनादर करते हैं। मैं तो पहला इनका जाहिर निषेध करती हूँ कि इस तरह से आपको शोभा नहीं देता। ये देखिए, इस देश के में बहुत बार चुनाव आए, चुनाव गए, सत्ता आई, सत्ता चली गई, लेकिन इस देश की कुछ गरिमा है, इसका हम लोगों ने ख्याल करना चाहिए और उस व्यक्ति ने करना चाहिए जो पंतप्रधान के कुर्सी पे बैठा है। तो मुझे लगता है मोदी जी एकदम ही बौखला गए हैं। उनको जिस तरह से 5 फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें भाजपा जिस तरह से पिछड़ती जा रही है, तो मुझे लगता है उनका जो नियंत्रण है, अपने आप का जो काबू है, वो खो दिया है उन्होंने। और राजीव गांधी के ऊपर बोलना, मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा अच्छा उत्तर प्रियंका गांधी ने दिया है। उन्होंने उनको इतना ही याद दिलाया है कि आप बाकी सब रहने दीजिए, नोटबंदी जो हुआ उसके ऊपर आप बताइए वो कैसा, इतना बड़ा फ्रॉड कैसा किया आपने और उसके ऊपर लोगों को कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में आप बताते नहीं, जीएसटी के बारे में आप बताते नहीं। तो मुझे ये कहना है कि पहले तो नरेंद्र मोदी जी 2014 में जिस वक्त प्रचार में पूरे भारत भर में घूमे थे, तब उन्होंने लोगों को कुछ आश्वस्त किया था, आश्वासन दिए थे लोगों को, सपनों का सौदागर बनके उन्होंने सपने दिखाए थे कि मैं आने के बाद अच्छे दिन लाऊंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा, लेकिन उन्होंने एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया। और अभी उन्होंने आने वाले 5 सालों के बाद अगर फिर से वो सत्ता में आते हैं तो वो क्या करेंगे, इसके बारे में उन्होंने बोलना चाहिए। पिछले 5-6 फेज हम लोग देख रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं बात की है। मुझे इसका ताज्जुब होता है कि किसान रोज मर रहा है, किसान के खेती के माल को भाव नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। नीरव मोदी जैसे लोग देश से कैसे भाग गए, इसके बारे में वो नहीं जानकारी दे रहे। राफेल के बारे में इतना भ्रष्टाचार सामने आया, यानी मुद्दों को भटकाने के लिए सियासत की जा रही है। अंसर मंडल साहब, जो बात यहाँ पर विद्या जी कह रही हैं कि जो असल मुद्दे हैं, 5 साल में सरकार ने क्या कुछ किया है, गरीबों के लिए क्या कुछ किया है, मजदूरों के लिए क्या कुछ हुआ है, पिछड़ों के लिए क्या कुछ हुआ है, किसानों के लिए क्या कुछ हुआ है, मुद्दों को छुपाने के लिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। सच्चाई क्या आपको भी यही नजर आती है? ये सच्चा बात है। जो मोदी जी का 2014 साल के
पावर में आता है, इसीलिए जो जो स्वप्नों दिखाता है वो भारतवासी को लिए, इसीलिए 5 साल का कोई काम नहीं होता है, वो मोदी जी का टोटल फेलियर होता है। इसीलिए जो क्वेश्चन करेगा वो इंदिरा गांधी का शहीद होता है, राजीव गांधी का शहीद होता है, ये मोदी जी की कोई दोष नहीं है। जब वो महात्मा गांधी के नाथूराम गौड से खून करता है, इसीलिए वो आरएसएस का सपोर्ट करना है इस खून के लिए। तो मोदी जी के तो ये बोलेगा, मोदी जी तो आरएसएस का फॉलोअर होता है, इसीलिए मोदी जी जो बोलता है वो 5 साल का कोई काम नहीं होता है, नोटबंदी होता है, वो जीएसटी लागू करेगा, वो किसान के कोई फायदा नहीं होता है, अनएम्प्लॉय यूथ का कोई फायदा नहीं होता है। इसीलिए मोदी जी डाइवर्टेड करने के लिए ये इलेक्शन का ये मोदी जी का पॉलिसी होता है। लेकिन अंसर मंडल जी, अगर इसी सियासत को हम वेस्ट बंगाल में देखते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं कि पीएम मोदी कुछ बयान देते हैं, टीएमसी पर अटैक करते हैं और दीदी फिर उसका पलटवार करती हैं। कहीं पर इश्यूज की बात नहीं हम देख पाते हैं, एक तरफ इल्जामात लगते हैं, दूसरी तरफ जवाबी इल्जामात। यस, वो जो बोलता है ना, वो मोदी जी के जो बोलता है, आप सुनिए, आप बंगाल में आएगा, आपका वो दक्षिणेश्वर का जो मंदिर है, विवेकानंद रामकृष्ण देव जो एस्टेब्लिश करता है, वो मंदिर का बगल में एक मस्जिद था अभी तक। उसी टाइम से जो हिंदुइज्म का जो विश्वासी था, इसीलिए बोलता है जो मंदिर का पास का मस्जिद कहाँ रहेगा, इसीलिए रामकृष्ण विवेकानंद प्रोटेस्ट करने के लिए वो अभी तक वो मस्जिद वो मंदिर का बगल में है। ये बंगाल का कल्चर है, बंगाल का क्रिस्टिया है। मेरा सवाल आंसर मंडल जी सिर्फ इतना है कि अगर बीजेपी की तरफ से बयानबाजी हो रही इस तरह की, तो टीएमसी भी पीछे नहीं, ममता बनर्जी भी उसका जवाब दे रही है, ममता बनर्जी भी इस पर बयानबाजी करती हैं, बयानबाजी उधर से भी होती है। नहीं, ये जो ममता बनर्जी वो जो 7 साल का वो जो बंगाल का पार होता है, आफ्टर 34 years लेफ्ट पार्टी ऑलरेडी गो आउट ऑफ द पावर। सो 7 साल का जो काम होता है वो मोदी 5 साल का वही काम नहीं करता है। और ममता बनर्जी का जो स्कीम था वो अनएम्प्लॉयड के लिए, वो डिफरेंट जो स्कीम है वो मोदी जी का फॉलो करता है। इसीलिए मोदी जी वो पॉलिटिकल स्लोगन के लिए बंगाल का माटी के दखल करने के लिए झूठ बात बोलता है। ठीक है, मैं रॉली मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। रॉली मिश्रा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब सिर्फ 2 फेजेस के चुनाव और बचे हैं, लेकिन लगातार बीजेपी ने जिस तरह से गांधी परिवार को निशाना बनाया और राजीव गांधी के नाम पर लगातार सियासत हो रही है, इस सियासत को कैसे देखा जाए? अबू जी, बशीर साहब का एक शेर है, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये ख्याल रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बिल्कुल, ये राजनीति की विडंबना है, ये राजनीति का सत्य है कि जो आज है वो कल नहीं होगा। परिवर्तन है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर एंड चेंज इज ऑल्सो द लॉ ऑफ द पॉलिटिक्स। तो जो भी राजनीति का नियम है, कहीं ना कहीं हम लोग बदलते रहते हैं। सभी नेताओं को चाहिए कि वो भाषा की मर्यादाओं को बचा करके रखें, क्योंकि आज अगर भाषा की मर्यादाओं को बचा करके नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको बड़े कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा। चाहे वो पीडीपी से इनकी गठबंधन की बात हो या शिवसेना इनको भर भर के गालियां दे रही थी भारतीय जनता पार्टी को, और बाद में इन्होंने उनके साथ गठबंधन कर लिया। और अभी ताजा उदाहरण राजभर साहब का है उत्तर प्रदेश में, जिनको इन्होंने मंत्री बनाया और उन्होंने इनको गालियां दी। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक तौर पर ये हनन हो रहा है, कहीं भाषाई हनन होना है, मर्यादाओं का हनन हो रहा है, चरित्र का हनन हो रहा है, इस पर बड़ा काम करने की जरूरत है। अब मैं आती हूँ राजीव गांधी जी पर। आज मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा कार्टून जो मैंने बाद में अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर किया, उसमें देखा कि महाशय जो है कीचड़ आसमान में उछाल रहे हैं और कीचड़ उनके मुंह पर आकर के गिर रही है। तो इस कार्टून को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था। तो कहीं पर जो मृतक लोग हैं, हमारे अबू जी बड़ा एक भारतीय संस्कृति जिसमें कि हम रहते हैं, उसमें एक बड़ा विधान है कि जो मृतक
व्यक्ति होता है, जो स्वर्गीय होता है, उस पर हम बहुत ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी नहीं करते। लेकिन ये बड़ी विडंबना रही कि पिछले 5 वर्षों में मोदी जी ने कभी नेहरू जी की बात की, कभी राजीव जी की बात की, कभी और लोगों की बात की, और उन सब की बात को लेकर के अपने उन मुद्दों को छुपाने की कोशिश की जो मुद्दे सामने मुंह उबा करके खड़े हुए थे। चाहे वो किसानों की समस्या का मुद्दा रहा हो, चाहे वो रोजगार की समस्या कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, एक भी रोजगार आप सामने नहीं आए। जब रोजगार के आंकड़े मांगने गए तो 2014 के बाद से 2015 से रोजगार के आंकड़े देना ही बंद कर दिया। इसके अलावा चाहे किसानों की समस्या, उनकी कर्ज माफी रही हो, गन्ना किसानों की समस्या रही हो, बुंदेलखंड के किसानों की समस्या रही हो, पूरे देश में तमिलनाडु के किसानों की समस्या रही हो, मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हुई। रोजगार की बात में फेल हुई, नारी सुरक्षा, नारी अस्मिता के नाम पर फेल हुई। मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़ गए। जो बात आप लोगों ने कही है, क्योंकि थोड़ा लेट जुड़े मेरे साथ, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपका भी इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सबसे पहले डिबेट के शुरू में जो बात डॉक्टर राजवीर शर्मा जी ने कही थी, उन्होंने कहा था कि जो राजीव गांधी पर बयानबाजी हो रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ लीडरों ने बयानबाजी की है, जिसके चलते ये एक तरह से जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, किसके जवाब में दिया जाए या नहीं दिया जाए ये अलग बात है, लेकिन मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि 6 महीने से पीछे राहुल गांधी बिना किसी प्रूफ के, कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी चीज के, सुप्रीम कोर्ट सब ने मना कर दिया, फिर भी एक नारा लगाए जा रहे थे जो प्रधानमंत्री के लिए डेरोगेटरी था। और उनको, उनके अगर पूर्व उनके पिता को या कुछ जरा सा कहा तो उनको कितनी बुरी बात लगी। तो मतलब वो तो किसी को कुछ भी कह सकते हैं। कांग्रेस का ये कल्चर बन गया था कि गांधी फैमिली जो है उसको कोई, एक परिवार है, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, वो दुनिया में किसी को कुछ भी कह दें, कोई किसी का मतलब नहीं। लेकिन उनका परिवार जो है, नेहरू जी से लेके, इंदिरा गांधी जी से लेके, राजीव गांधी से लेके, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये चाहे कुछ करें जी, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। आज उनके कांग्रेस के तीनों बड़े लीडर, वड्रा, रॉबर्ट वड्रा, प्रियंका वड्रा और राहुल गांधी, तीनों बेल पे है और इस तरह से उनके कार्य है, और फिर वो दूसरों पे लांछन लगाते हैं। आज हमने एक लिस्ट जारी की है जिसमें अब तक अब 56 एब्यूजिव लैंग्वेज प्रधानमंत्री के लिए जी वो लेके आ रहे इतने दिन। नहीं, एक तरफ हमने 219 समाज कल्याण की एक के बाद एक योजनाएं बनाई हैं, 219। मैं वो योजनाओं पर भी आऊंगा, उन पर भी बात करूंगा। मैं पहले जो आपने जो बात पहले आपने गोपाल कृष्ण जी कही, उसका जवाब मैं ले लेता हूँ। अजय उपाध्याय जी, मैं आ रहा हूँ, रोली मिश्रा मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। अजय उपाध्याय जी 56 गालियां दे चुके हैं। अजय उपाध्याय जी, 56 इंच की छाती भी तो नहीं दिखी महाराज। अरे तो आप 56, अब तक 56 अजय उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री को, आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है आपके लोग। प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरिमा को झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, उस तरह इनके प्रवक्ता भी। मैं ये पूछना चाहता हूं, रोली जी मैं आ रहा हूँ, रोली मिश्रा मैं आ रहा हूँ, एक एक करके बात बंद कराइए अबू जी, बीच में नहीं बोलता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिए अजय उपाध्याय जी, कंटिन्यू चाहूंगा कि बीच में मेरे भी कोई बोले। जी जी, नेहरू जी की बात, इंदिरा जी की बात, राजीव जी की बात ठीक कर रहे हैं आप गोपाल जी। ये लोग इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, इन देश के लिए अपनी जानें दी हैं, खून बहाया है, शहीद हुए हैं, तो नाम तो इन्हीं का आएगा। और जब इन पर आप प्रश्न लगाएंगे तो देश का एक एक नौजवान, तो एक एक कांग्रेस का समर्थक व्यक्ति खड़ा होगा। लेकिन मोदी जी राफेल की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, फिर बीच में चिल्लाने लगे, फिर चिल्लाने लगे बीच में। अरे 1984 नहीं, कुछ अच्छे, एकदम कुछ अच्छे काम भी इन लोगों ने किए हैं। जरा सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना, फिर आप चले गए। अब वही चले जाइएगा, दंगा पर, हिंदू पर, मुस्लिम पर, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं रहता जवाब। आपसे तो विकास पे बात की जाती है, आपको माफी मांगने की भी वो नहीं है शर्म। नहीं तो क्या उनके उन तो आप चले जाइएगा नेहरू जी पर। इंदिरा जी ने देश में इमरजेंसी लगाई है। उन्होंने कुछ अच्छे, अच्छा ये
और उनके नाम पे आप वोट बटोरेंगे। किए थे कि नहीं किए थे? आंख में पानी भी सूख गया आप लोगों का क्या? आपका आंख में पानी सूख गया आप लोगों का क्या? अरे सिख दंगों के लिए कौन जिम्मेदार है? देश में इमरजेंसी लगाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है अजय उपाध्याय, मुझे लग रहा है कुछ आपके ऑडियो में कुछ चले गए। ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगा, उसके ब्रेक पर जाना मुझे। किसने लगाया? ठीक है, ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी सुन लीजिए। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है अजय उपाध्याय जी सुन लीजिए। रॉली मिश्रा मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे ब्रेक पर जाना, उसके बाद बात की जाएगी तो लोग बीच में चिल्लाएंगे। देखिए अबू जी, इस तरह से डिबेट नहीं होता है। अजय उपाध्याय जी, एक शब्द नहीं बोला। अजय उपाध्याय जी शुरू करता हूँ, ये लोग 3-4 लोग चिल्लाने। अजय उपाध्याय जी देश के लिए आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं ब्रेक के बाद आपके पास ही आऊंगा। ब्रेक के बाद अजय उपाध्याय जी आऊंगा। रॉली मिश्रा 30 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है जी। आबू जी 2014 में जो सब्ज बाग इन्होंने दिखाया, काला जादू किया, जादू बनकर के, जादूगर बनकर के तमाम वादे किए, 15 लाख आएंगे आपके, भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन आएगा, रोजगार मिलेगा। अब जब मोदी जी 2019 के मुहाने पर आते आते खुद अपने आप को इतना लाचार बेचारा महसूस कर रहे हैं, समाज कल्याण तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, साक्षात हार सामने नजर आ रही है कि इनकी बदजुबानी किसानों की आय को दुगना करने के लिए आगे बढ़ गए, तक में सीमित रह गई है। गरीबों के लिए छत दिए, मकान दिए, रोड दिए कि अगर संविधान नहीं होता आयुष्मान तो भारत के तहत 5 लाख का इनका एक स्वास्थ्य बीमा दिया, एक नेता सांसद 6 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए, 9 करोड़ शौचालय बनाए। भ्रष्ट हो चुकी है। अरे भैया गोपाल जी दिया तो इस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो? जो दिया है देश के सामने है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर ब्रेक ले लेता हूँ और ब्रेक के बाद इसी इशू पर आएंगे कि क्या वाकई में इश्यूज को छुपाने के लिए बीजेपी जो 5 साल में काम किया है उस पर एक तरह से पर्दा डालने के लिए, उन इश्यूज को छुपाने के लिए इस तरह के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा इस चुनाव में या फायदा, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने नेता ऐप के जरिए जो सर्वे कराया था और आज का जो हमारा सवाल था वो सवाल यही था कि इलेक्शन कैंपेन में बीजेपी के जरिए राजीव गांधी के नाम को घसीटना सही है या गलत। इस पर सर्वे का जवाब भी आ गया जिसपे 30% लोगों ने कहा कि राजीव गांधी के नाम को इलेक्शन कैंपेन में लाना बीजेपी ने सही किया, लेकिन 70% लोग 69.17% लोग मानते हैं कि यह बिल्कुल गलत कदम है बीजेपी का, राजीव गांधी के नाम को कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में नहीं घसीटा जाना चाहिए। मैं ब्रेक के बाद गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपके पास ही आना चाहूंगा। हमारा सर्वे जिस पर हमने सवाल किया था उस सर्वे में 70% लोग मानते हैं कि राजीव गांधी के नाम को सियासत में नहीं घसीटा जाना चाहिए था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, देखिए आप प्रश्न को किस तरह से करते हैं सर्वे में, उससे बहुत बदल जाती है चीजें। आप इसमें ये पूछते क्या प्रधानमंत्री को इस तरह चौकीदार चोर है कहना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री को 56 गालियां देना चाहती है, तो शायद 90% 100% लोग ये कहते कि यह गलत है। तो जब कांग्रेस इस तरह से काम करती है और हमने तो मुद्दे का सवाल किया है, जो मुद्दा हमारे डिबेट का है हमने उससे रिलेटेड सवाल किया था और हमारी ये बिल्कुल मंशा नहीं होती कि सियासत में तो गंदी जबान इस्तेमाल की जाए, गालियां दी जाए, एक दूसरे पर गालियां दी जाए, पर्सनल अटैक्स किए जाए। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। ये कह रहा हूं कि सर्वे आपकी इंटेंशन पे नहीं मैं डाउट कर रहा, मैं कह रहा हूं सर्वे में कौन सा प्रश्न है, किसके साथ है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि सर्वे का सैंपल साइज में प्रॉब्लम होता है, किसके पास गए, शहर में गए। देखिए कोई आइसोलेशन में कोई कह सकता है कि हमारे देश में ठीक है, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपको नहीं लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों से बीजेपी एक तरह से भटक रही है? यह बात आप उनके नाम पे वोट मांगते हो, पॉलिटिक्स करते हो, आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, उनके नाम पे वोट मांगते हो। आप सिख दंगों के ऊपर उनकी जिम्मेदारी अरे भैया तो हम वोट नहीं मांगेंगे तो आप मांगेंगे। जिसने सूचना क्रांति का जनक जिसको माना जाता है, आज पूरा देश में जो टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर है उन्होंने दिया। युवा भारत के काम जो है दृष्टा थे, नहीं आप जिन्होंने पंचायती राज को जगह दी, जिन्होंने 18 वर्ष के नौजवानों को वोट का अधिकार दिया, जिसने दिया, जिसने देश में परमाणु शक्ति बनाने में उनकी भूमिका थी, प्रदेशों में कौन मांगेगा? सुपर कंप्यूटर जिसने दिया, जब उन्होंने किया तो उन पर कौन मांगेगा वोट? आप मांगेंगे।
आपकी सरकार में यदि कुछ काम हुआ हो तो आप उस पर वोट मांगिए। हाँ, तो आप मांगेंगे तो उनके गलत कामों को हम उजागर नहीं करेंगे क्या? रोजगार लोगों को दे दिए, आप क्यों नहीं मानते कि काला धन उन्होंने ला दिया? आप क्यों नहीं मानते कि अच्छे दिन आ गए? क्यों नहीं मानते कि विकास हो गया? क्यों नहीं मानते कि किसानों पर जो अत्याचार हुआ, गोलियां चली, अगर लाठियां चली, किसान दर दर भटकते रहे, इन पर आप मानते? वोट मांगोगे तो आपने एक इंस्टीट्यूशन खोला हो आपातकाल लाने के लिए, आप उस पर मांग लेते। आपने एक कोई स्वास्थ्य के लिए कोई हॉस्पिटल खोला हो, उस पर मांग लेते। मीडिया की, प्रेस छोड़ की दीजिए, आप स्वतंत्रता को मंदिर ही बना दिए होते भाई साहब, देश की उस जनता पर ही के आप ऊपर मांग लेते अत्याचार तो हम समझते। लेकिन सिर्फ झूठ बोलना, मुद्दों से भटकाना, ये देश की राजनीति के लिए और अरे मंदिर आप भाजपा बना के चुके लिए होते ठीक तो नहीं ये होगा। झंझट ही नहीं गोपाल होती। जी, आप तो जानते हैं मोदी जी तो झोला उठा लेंगे 23 तारीख के बाद, आप लोगों का क्या होगा? मोदी जी तो झोला उठा लेंगे। आप नहीं, ये तो देखिए 23 तारीख को पता चलेगा। 23 तारीख भाई, ये 23 तारीख को पता चलेगा। इसकी शिकस्त होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये 23 तारीख को पता चलेगा। हमने इस पर अभी मेरे ख्याल से बात करना फजूल है। इस पर बात करना फजूल है। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, जो बात लगातार अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी ने 5 साल में जो काम किया है, अपने इन कामों पर पर्दा डालने के लिए अलग अलग इश्यूज पर बीजेपी कैंपेन करती है, प्रचार करती है। अब राजीव गांधी के नाम को और गांधी परिवार के नाम को सियासत में घसीटा गया। क्या वाकई में आपको लगता है कि मुद्दों से जहन भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है? देखिए, अगर आप चुनाव के पूरे समय का विश्लेषण करें, जब से चुनाव शुरू हुआ और आज तक का क्या क्या विषय इस चुनाव में उठाए गए, तो मुझे लगता है कि प्रारंभ से ही जो प्रधानमंत्री के बारे में अपोजिशन कह रहा है, अपोजिशन को राइट है कि प्रधानमंत्री की आलोचना करें और आलोचना करके वो वोट लोगों से मांगें, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि विपक्ष को भी बहुत ही उत्तरदायित्व के साथ अपना प्रचार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफ़ी मांगने की ज़रूरत न पड़े, ऐसा व्यवहार राहुल गांधी और विपक्ष को करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी वो गलत तरीके से पेश करें और ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चौकीदार तो चोर है, और अब चौकीदार चोर के नाम पर उन्होंने कहा है कि मुझसे गलती हुई, मुझसे भूल हुई, मैंने तो अनइंटेंशनली कह दिया था, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। अब उससे माफ़ी, अनकंडीशनल माफ़ी मांग रहे हैं। अब वो माफ़ी कितना कारगर है, कितना नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष को भी अपना उतना ही उत्तरदायित्व के साथ चुनाव में आना चाहिए। जहां तक प्रधानमंत्री के 2014 की बात है, अगर थोड़ा सा जी, अगर हम 2014 पर अपनी नजर डालें तो 2014 में प्रधानमंत्री ने क्या वायदा किया था? 2014 में भाई साहब एक मिनट सुन लेंगे, उपाध्याय जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ। उपाध्याय जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। राजवीर जी, हर आदमी को इंटरफेयर नहीं करना। उपाध्याय जी ठीक नहीं, राजवीर जी कंटिन्यू कीजिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है ये सवाल अच्छा है कि 2014 में प्रधानमंत्री ने क्या वायदे किए थे और वो 2014 के वायदे कितने निभाए। अगर आप 2014 के प्रधानमंत्री के वायदों को देखें तो 4 प्रमुख वायदे थे। 1989 में भी बोफोर्स के ऊपर बहुत बड़ा एक बहस छिड़ी थी, लेकिन 2014 में भी जब चुनाव शुरू हुए तो इतने स्कैम्स थे, इतने घोटाले थे, इतना भ्रष्टाचार था, चरम सीमा पर वो एक मुद्दा था। और प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं अगर चुनाव जीता तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। और मुझे लगता है कि उन्होंने जितने भी जो सो कॉल्ड बड़े नेता हैं उनके, लेकिन मुझे राजीव शर्मा जी लग रहा है कि जिन भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी 5 साल में उन पर कुछ बोली नहीं। बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दों पर 5 साल में कुछ नहीं बोली, अब चुनाव के वक्त से याद आ रही है। एक सिंगल आदमी को भ्रष्टाचार के मुद्दे में जेल किया हो प्रधानमंत्री ने, मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं। मैं सुरक्षा, देश की सुरक्षा जो है वो खतरे में है, देश की सुरक्षा को मजबूत करूंगा। उसको आप देखिए कि 500 सैनिक मारे गए, शहीद हो गए सुरक्षा के नाम पे, और 18 बार आतंकवादी हमला हुआ, 500 से ज्यादा। ठीक है राजवीर जी आपकी बात होगी, राजवीर जी बात हो गई, एक एक करके ही बात कीजिए। रॉली मिश्रा जी, अजय उपाध्याय जी, राजवीर शर्मा जी, एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके बात कर लीजिए। और भी पहले से मुझे सबके पास जाना है,
मुझे सबके पास जाना है। रॉली मिश्रा जी, रॉली तिवारी मिश्रा जी, अजय उपाध्याय जी, एक एक करके बात करिए। मैं सबको मौका दे रहा हूँ, सबको मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं सबको टाइम दे रहा हूँ। एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। रॉली मिश्रा जी, रॉली मिश्रा जी, रॉली मिश्रा जी सुन लीजिए, रॉली मिश्रा सुन लीजिए। राजवीर जी आपकी बात कीजिए, ठीक है। अजय उपाध्याय मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। ऐसे ऐसे डिबेट नहीं होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगा। बात समझ में नहीं आएगी, बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी आप अपनी बात रखिए। अजय उपाध्याय जी अपनी बात रखिए जी। इनको आरएसएस का प्रवक्ता बना दीजिए, इनको बीएचपी का। अरे भाई साहब मुझे भी कुछ बात करने दो। भाजपा का दो प्रवक्ता बैठा। मैं विद्या जी में आ रहा हूँ, विद्या जी में आ रहा हूँ। मैं इसी वजह से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक एक करके बात रखिए। राजनीतिक विश्लेषक जी, यदि वरिष्ठ पत्रकार बैठता है तो अपना मुखौटा हटा दे और ईमानदारी से विश्लेषण करे कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री जी जो 56 इंच का सीना दिखाते थे, 500 सैनिक क्यों मरे इस देश में, क्यों शहीद हुए, 18 बार देश में आतंकवादी हमला क्यों हुआ, क्यों 492 बार यहाँ बम विस्फोट हुए इस देश में, क्यों नक्सलियों ने इतने हत्याएं की है लगातार, ये जवाब दे प्रधानमंत्री जी। भ्रष्टाचार की बात है, मैं पूछना चाहता हूँ, एक भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अंदर किया हो, जेल गया हो, तो मैं यहाँ से आज के बाद आपके चैनल पर बात करने की स्थिति में नहीं रहूंगा। एक नाम बताइए। ठीक है, मैं तमाम पैनल से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बात कीजिए। मैं 30-40 सेकंड सबको दूंगा, एक एक करके बात कर लीजिए। रॉली मिश्रा जी बीच में मत बोलिएगा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं टाइम दूंगा आपको। विद्या जी बहुत देर से वेट कर रही है, मैं विद्या जी आपके पास आ रहा हूँ। विद्या चौहान जी, विद्या चौहान जी, विद्या चौहान जी, विश्लेषण मत कीजिए, ठीक है। राजवीर जी बात आपकी हो गई, मैं फिर आऊंगा। राजवीर जी मैं आ रहा हूँ, राजवीर जी मैं आ रहा हूँ। विद्या चौहान जी जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है विद्या जी, चरित्र नहीं चलेगा, ठीक है। जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए जी विद्या जी। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, अजय उपाध्याय जी बात आपकी हो गई। आईएनएस विराट के बारे में जो नरेंद्र मोदी जी ने, विराट जो है वो देश की संपत्ति है, उसको वो कैसे यूज कर सकते हैं? जो नरेंद्र मोदी जी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। मेरे पास ये है कि विनोद पसरीचा जो है वॉइस एडमिरल रिटायर्ड है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि राजीव गांधी यहाँ पर छुट्टियां मनाने के लिए नहीं आए थे। बिल्कुल। जो आईएनएस विराट के बारे में मोदी जी ने जो गलत जानकारी दी है उसके बारे में खुलासा करना चाहती हूँ। विनोद पसरीचा जो है रिटायर्ड भारतीय एडमिरल है वायुसेना के, उन्होंने कहा राजीव गांधी यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आए थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय नौका यहाँ पर आई थी और वो फैमिली के साथ आए थे। ये गलत जानकारी दी कि ससुराल के लोगों को लेके आए थे। मोदी जी को बोलना झूठ कितना बोलते हो आप। देखिए आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो फेकू मोदी कहेंगे तो लोग उनको हंसते हैं और ये बोलते हैं कि राजीव गांधी जी के ससुराल के लोग आए थे। इस झूठी जानकारी देने के लिए उनको शर्म आनी चाहिए। हेलीकॉप्टर के साथ हेलीकॉप्टर से राजीव गांधी जी आए थे, उनके साथ सोनिया गांधी थी, उनकी बीवी थी। अभी देखिए मोदी जी किसके साथ जाते हैं, वो पूरे 80 देशों में 84 कंट्रीज में वो जाके आए, किसके साथ जाते हैं, क्या करते हैं, हम लोग उसके बारे में बोलते भी नहीं। ठीक है विद्या जी, मैं आपकी बात पर मैं बिल्कुल वाजिब सवाल है, मैं इस पर गोपाल कृष्ण से जवाब दूंगा। रॉली मिश्रा 30 सेकंड आपको भी दे रहा हूँ। रॉली मिश्रा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी पहले सुन लीजिए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी सुन लीजिए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी एक रिएक्शन और ले लेता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी रॉली मिश्रा बात जल्दी से पूरी कीजिए। आधिकारिक टूर पर भी ले जा सकते और शहीदों का अपमान करना, नहीं जानते, शहीद कर का अपमान करना, शहीद राजीव गांधी का अपमान करना ये गलत है। कि नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के बर्थडे को विश करने कौन से प्लेन से गए थे? अभी जो प्रचार कर रहे हैं कौन से प्लेन से कर रहे हैं? किस तरीके की आप बात करते हैं?
आज आपके पास जो मुद्दों का अभाव है, आपने क्योंकि देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। बड़ी शर्म आ रही है कि आप इस तरीके के उदाहरण दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया देश में, नोटबंदी से आपको पता है कितनी मौतें हुई, किस तरीके से नाक के नीचे से माल्या नीरव। ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपका जवाब। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आईएनएस का जो मामला उठाया है उस पर पूर्व नौसेना के जो अध्यक्ष का बयान आ गया है, उन्होंने कहा कि वो सरकारी दौरा था। ठीक है, ठीक है, गोपाल कृष्ण जी कैसे लेते हैं। रॉली मिश्रा बात हो गई, रॉली मिश्रा जितनी बात है उतनी बात रहे। ठीक है विद्या जी आपकी बात हो गई, अब रिएक्शन लेने दीजिए। विद्या जी अब बीजेपी का जवाब सुनिए। रॉली मिश्रा जवाब सुन लीजिए। रॉली मिश्रा जवाब सुन लीजिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। हाँ जी देखिए, अगर मोदी, ये तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग प्रश्न पूछें। मोदी जी जब विदेश यात्रा करते हैं और उसमें हम बताएंगे कि कैसे विश्व में साख मोदी जी ने भारत की बढ़ाई है। दूसरी बात, यह जो आईएनएस वाली बात है, 2008 में इंडिया टुडे में डिटेल्ड रिपोर्ट थी। प्रधानमंत्री ने कोई बात ये नहीं करी कि उनने अभी रिविलेशन किया। 2008 में भी यह बात आगे आई थी और अभी जेके जेटली जी ने नेवल फोर्स से कहा कि किस तरह से वहां पे बंगारन आइलैंड और उसमें कैसे राजीव गांधी। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, पूर्व नौसेना के जो एडमिरल है उन्होंने इसे साफ कर दिया है कि ये सरकारी दौरा था। नेवी के संसाधनों का दुरुपयोग सेना का प्रमुख कर रहा है। क्या वो रामदास मनाने नहीं गए थे? वो साथ थे जब वह छुट्टी में गए थे। ये झूठ क्यों फैलाते हो आप लोग? इतना झूठ क्यों बोलते हो भाई? उनकी सुरक्षा के लिए वो काम पे गए होते तो बात अलग है। इंडिया टुडे अगर आईएनएस का 1.5 करोड़ रुपए का रोज का खर्चा है कि प्रधानमंत्री जी के साथ उनके ससुराल के लोग थे, दूर हट है। अगर किसी एक प्रधानमंत्री के हॉलिडे के अंदर बोलते हैं रक्षा में अगर लगेगा तो क्या यह ठीक है? क्या इस पे प्रश्न नहीं होना चाहिए? क्या कांग्रेस को इसमें जवाब नहीं देना चाहिए कि सोनिया जी जो कि उस वक्त नहीं, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, नौसेना के पूर्व एडमिरल ने साफ कर दिया है कि ये सरकारी दौरा था। समझ रहे हो? ये सरकारी दौरा था। बीजेपी झूठ बोल रही है। एडमिरल कह रहा है, बीजेपी झूठ बोल रही है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ऑफिशियल टूर पे थे। सीधे इल्जाम लगा रही है बीजेपी। जाते हैं, बीजेपी का ये दावा गलत है। बिल्कुल जाती है, धर्मपत्नी सब जगह जाती है। मोदी जी इसके एक्सेप्शनल है क्योंकि वो अपने धर्मपत्नी को नहीं ले जा सकते। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जानता है। पाकिस्तान से मदद लेने के लिए आप जाते हो। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, साहब है, बीजेपी का दावा बिल्कुल गलत है। इतना झूठ बोलते हैं, ये क्या कर रखा है? ठीक है, एक एक करके बात कीजिए। कंफ्यूजन हो रहा है, कौन कौन किससे बात कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक एक करके बात कीजिए। राजवीर शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा। राजवीर शर्मा साहब, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके। ऑडियो थोड़ा सा डाउन कीजिए। मैं अंसर मंडल साहब के पास जा रहा हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं फिर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अजय उपाध्याय मैं आपके पास भी आ रहा हूं। रॉली मिश्रा मैं आपके पास आ रहा हूं। अंसर मंडल जी, इस तरह की सियासत को कैसे देखा जाए? क्या आपको लगता है कि चुनाव बहुत लंबे हो गए, 7 फेजेस में चुनाव हो गए और लीडरों के पास इशू नहीं बचे हैं, एक दूसरे पर पर्सनल अटैक से किए जा रहे हैं सिर्फ? सुनिए, ये बड़ी दुखी बात है। जो मुद्दा है, राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी है, इसीलिए वो मोदी जी का जो बोलता है वो मुद्दा लीडर के लिए ये बहुत गलत बात है। जो प्रेजेंट एक्टिविटीज का जो गवर्नमेंट का है, मोदी जी का है, ये शून्य होता है, कोई फायदा नहीं होता है, पब्लिक का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए वो जो चुनाव टाइम से जो बोलता है वो टोटल वो मोदी जी का फेलियर होता है, मोदी गवर्नमेंट का टोटल फेलियर होता है। इसीलिए वो झूठ बात बोलता है जो मुद्दा है। तो इसीलिए वो हर रिलीजियस का ये है, ये मुद्दा व्यक्ति का कोई। ठीक है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मैं चाह रहा हूं एक एक करके ही बात रखिएगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मुद्दों पर आखिर बीजेपी बात क्यों नहीं कर रही है? 5 साल में बीजेपी ने क्या किया उसके बारे में क्यों नहीं बता रही है? रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्यों नहीं बताती है? देखिए,
देखिए, हम जब इलेक्शन लड़ने आए थे हमने कहा था पूरी तरह से हम रिपोर्ट कार्ड देंगे। हम 219 स्कीम के बारे में बोलते थे, 34 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने की बात करते थे, 9 करोड़ शौचालय बनाने की बात करते थे, लेकिन रैलियों में या सभाओं में पीएम मोदी या अमित शाह जी या बीजेपी के दूसरे लीडर ये सारी चीजें नहीं बता रहे हैं। ना तो वहां पर उज्ज्वला का जिक्र होता है, ना जनधन की बात होती है, ये सब बातें रैलियों में नहीं होती हैं। और आप पूरी तरह से बात सुनने को तैयार नहीं है। 1.5 करोड़ लोगों को मकान दिए हैं, 37 किलोमीटर पर डे से नेशनल हाईवे बनाया है, फिर इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल कर दिया है। ये भी दिखे, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा 12 करोड़ परिवारों को हमने दिया है। किसानों की आय को दुगना करने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। यह सब बातें तो आपके सामने करते हैं। कांग्रेस चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, इसके अलावा कोई बात नहीं करती थी। तो क्या ये भी समझना चाहिए सिर्फ प्रचार प्रसार को वो करना चाह रही थी, तो उसके ऊपर सरकार को उन्हें उनके अपने कारनामों जब काम किया है तो इस तरह के इल्जामात की सियासत होनी नहीं चाहिए थी, इस तरह की बदजबानी की सियासत नहीं होनी चाहिए थी। विद्या चौहान जी, क्या आपको लगता है कि चुनाव बहुत लंबे हो गए, चुनाव बहुत लंबे हो गए जिसकी वजह से सियासी लीडरों के पास अभी सोर्स बचे नहीं है, पर्सनल अटैक शुरू हो गए हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं? नहीं, चुनाव बहुत ज्यादा लंबे इल्जामात नहीं लगा रहे, यह सच्ची बातें हैं। अगर 84 के दंगों में लेकिन 10,000 सिखों का कत्लेआम हुआ, कुछ जिम्मेदारी राजीव गांधी जिम्मेदार है। लोग हैं वो आरएसएस वाले लोग हैं, इनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना यानी ये गलत बात है। ये लोग जो है वो झूठे लोग हैं, ये उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, ये और कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने 5 साल में कुछ काम नहीं किया, इनका इतिहास यही है, जब जब इनके हाथ में सत्ता आई है तब वो सत्ता संभल नहीं सकते, और उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ना ही गरीबों के लिए किया है, ना ही किसानों के लिए किया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी जो लोग हैं उन्होंने ये समझना चाहिए, इससे ये बोध लेना चाहिए कि ये सत्ता पे उन्होंने गलत लोगों को बिठाया था जो लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर सकते। आपस में लड़ना झगड़ना, ये ब्रिटिश अंग्रेजों की नीति ये लोग अमल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। और इन्होंने हमेशा क्या आपको लगता है कि इस तरह की बदजबानी से, इस तरह की गाली पॉलिटिक्स से, शहीद इंदिरा गांधी जी पॉलिटिक्स से क्या वोट मिलेंगे? सियासी पार्टियां वोट हासिल कर पाएंगी इस तरह की गंदी जबान इस्तेमाल करके? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वोट हासिल नहीं कर पाएंगी। और जिस तरीके का अब 5वें 6ठे चरण में आते अरे चौकीदार चोर है के नारे लगाते हुए घूम रहे थे 6 महीने से, वो खुद स्वयं अपनी पद की गरिमा का तो 56 गालियां दे रहे प्रधानमंत्री को, नहीं पता है, और वो बदजुबानी की बात कर रहे हैं। वो विश्व में भी चलता है, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आज ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री या भारत के कोई भी व्यक्ति पूरे विश्व में देखा जाना, समझा जा रहा है। तो जिस प्रकार से अपनी गरिमा का स्वयं हनन करना, कभी सुनंदा पुष्कर को करोड़ों की गर्लफ्रेंड कहना जो आज इस दुनिया में नहीं है, कभी राजीव गांधी जी के लिए कुछ बोलना, कभी नेहरू जी के लिए कुछ बोलना, ठीक है, लेकिन ये बयानबाजी सबकी तरफ से हो रही है, बयानबाजी सारी पार्टियां कर रही हैं। राजवीर शर्मा जी, मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, क्या वाकई में आपको लगता है कि हमारे आज के लीडर जो है वो पॉलिटिकल जो मर्यादा होती है, झूठ जो उसूल होगा उससे भूल गए, उसूलों को ताक पर रख दिया हमारे लीडरों ने। फिर भी आप मान नहीं रहे, जिस तरह की बदतमीजी हो रही, जिस तरह की गंदी जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, आईआईटी करके बेल पे बाहर, राजवीर शर्मा जी वहाँ पर बीएड करके, बीटीसी करके आपने शिक्षा मित्रों पर लाठी बरसाई। राजवीर शर्मा जी दिवस वाले दिन गर्भवती महिलाओं के पेट पे डंडे, डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, रौली जी बात हो गई, रौली जी बात हो गई, रौली तिवारी बात, राजवीर शर्मा जी, जब किसान अपने लिए, किसान रौली तिवारी बात हो गई आपकी, रौली तिवारी जी बात हो गई आपकी, मेरे ख्याल से बात हो गई, ठीक है, ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दिया। राजवीर शर्मा जी, राजवीर शर्मा जी, राजवीर शर्मा जी, क्या लगता है कि हमारे लीडरों वसूल को ताक पर रख दिया, हमारे लीडरों ने मर्यादा भूल गए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मर्यादा भूल गए। बदजुबानी किसी भी दल के नेता के शोभा नहीं देती, लेकिन भ्रष्टाचार का सवाल उठाना
भ्रष्टाचार पर बातचीत करना, भ्रष्टाचार पर बहस करना बदजुबानी नहीं मानता हूं मेरी निगाह में। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो चुनाव इस समय हुए हैं, मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए कि सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों एक दूसरे को चोर के हैं और उसके बाद अगर मान लो सत्ताधारी दल ये बताए कि जितना भी ये गठबंधन बना है उनके सभी नेताओं पर कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, तो फिर वो कहें कि बदजुबानी है। ये कैसे हो जाएगा? सारे भ्रष्ट लोग अगर इकट्ठे हो जाएं और फिर कहें कि दूसरे लोग चोर हैं, तो फिर तो उसका रिएक्शन तो होगा ना। हाँ, लेकिन हदें पार नहीं होनी चाहिए, हदें पार नहीं होनी चाहिए। आप जरूर तनकीद कीजिए, इल्जामात लगाइए, ये कहते थे तनकीद कीजिए, इल्जामात लगाइए, लेकिन हदें पार मत कीजिए। सियासत की जो मर्यादा है उसे याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास टाइम नहीं बचा है। अंसर मंडल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विद्या चौहान जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, डॉक्टर रॉली मिश्रा जी, अजय उपाध्याय जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।